नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय जैन आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स की पाठशाला के अंदर। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के अलावा रेजिस्टेंस के फिनोमिना, इसके अलावा रेजिस्टेंस किन डिफरेंट चीजों पे आपका डिपेंड करता है, the concept of resistivity as well as some simple numericals of resistance. As you already heard some numericals about if we increase the length of a wire, then what will happen to the resistance, or if we double the diameter, or if we increase the area of a particular wire, cross section area of a particular wire, what will happen to the resistance of a particular wire. तो इन सब concepts के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ के साथ। ओम्स लॉ जो है बेटा, वो साइंटिस्ट ओम जो कि फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। तो ओम ने क्या कहा था, जो हमारे साइंटिस्ट थे ओम, उन्होंने बेटा सिंपल शब्दों में कहा था कि अगर हम किसी वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द potential difference across a conducting wire is directly proportional to applied करंट। तो ओम्स ने क्या कहा, ओम ने क्या कहा कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें किसी पर्टिकुलर वायर का, किसी कंडक्टिंग वायर का, सपोज कोई कंडक्टिंग वायर है AB, इस AB वायर के ऊपर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं तो इसके अक्रॉस जो करंट डेवलप होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक रिलेशन मेंटेन करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा जो इस स्टेटमेंट से फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है कि आपका करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ठीक है, अब अगर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा वोल्टेज के, तो हम कह सकते हैं वोल्टेज इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यहां हम कांस्टेंट यूज करेंगे R, V इक्वल टू R I। इन सिंपल वी कैन से V इक्वल टू I R। दिस इज द जनरल फॉर्मूला गिवन बाय ओम। अब इसके बाद अगली चीज की बात करते हैं कि ओम ने इसके बाद क्या कहा। तो ओम ने कहा कि जो R है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। और ये एक कांस्टेंट फिनोमिना है जो वायर की लेंथ और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया और उस पर्टिकुलर वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। और R की जो यूनिट है वो है ओम, जो ओमेगा की तरह होती है। और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस, जब यहां पे हमने जिस वर्ड रेजिस्टेंस का यूज किया है, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इन सिंपल वर्ड्स रेजिस्टेंस का मतलब होता है हर्डल्स। और वी कैन से रेजिस्टेंस का सिंपल सा मतलब है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा किसी कंडक्टिंग वायर में, उस कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो अपोज करने वाली चीजें हैं, जो अपोज करने वाली इंप्योरिटीज हैं, उन अपोज करने वाली चीजें, उन अपोज करने वाली इंप्योरिटीज को हम बोलते हैं आपका रेजिस्टेंस। मतलब इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस तो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, दैट सिंपली मींस आपका करंट भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। और करंट डिक्रीज हो जाएगा, साइमल्टेनियसली आपका वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो एक नेगेटिव फिनोमिना है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की कि किस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो अपना इफेक्ट शो करता है, या हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कि प्रैक्टिकली आप कैसे शो कर सकते हो रेजिस्टेंस वाले कंसेप्ट को। बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट रेजिस्टेंस तो एक सिंपल सा प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। हमारे पास जो डेटा गिवन है या हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल क्लास के अंदर, हमारे पास एक रियोस्टेट होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को बार बार चेंज करके या शिफ्ट करके हम वोल्टेज और करंट की वैल्यूज नोट करते हैं। तो उसी तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये है आपका वोल्टेज और ये है आपका करंट। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट के अंदर हमारे पास कुछ डेटा गिवन है। वोल्टेज आपको दे रखा है 2, 4, 6, 8 और इनके साइमल्टेनियसली करंट दे रखा है आपको 0.5, 0.9, 1.4 और 1.8। सपोज ये करंट आपको दे रखा है इनके साइमल्टेनियसली।
अच्छा, करंट आपका एम्पियर में है और V आपका वोल्ट में, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के अंदर हमेशा ध्यान रखना बेटा, आपका वोल्टेज आता है वर्टिकल एक्सिस पे यानी कि आपके वाई एक्सिस पे, और आपका करंट आता है आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि आपके एक्स एक्सिस पे। दिस इज 0। अब मैं डिनोट दे देता हूं 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, तो ये हो गया 2 4 6 और 8 वोल्टेज, 0.5 1 1.5 और 2 वोल्टेज। तो हमारा जो स्केल हो गया वो क्या, ऑन एक्स एक्सिस जो आपका 1 यूनिट है वो 2 वोल्टेज को शो, सॉरी जो आपका 1 यूनिट है वो 0.5 एम्पियर को शो करेगा, और ऑन वाई एक्सिस जो आपका 1 यूनिट है वो आपके 2 वोल्टेज को शो करेगा। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 2 पर 0.5, ये आपका पॉइंट आ गया 2 पर 0.5। सेकंड आपका है 4 पे 0.9, तो 0.9 यहां कहीं होगा 4 पे। फिर हम बात करते हैं 6 पे, आपका 6 पे आपका है 1.4 यहां कहीं, एंड देन लास्ट आपका 8 पे 1.8, तो 1.8 आपका होगा यहां कहीं। तो जब हम इन पॉइंट्स को मीट करेंगे तो हमारे पास आनी तो चाहिए स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमारे जो पॉइंट है देखो ये डिफर कर रहा है, ये आपका लाइन पे, ये आपका लाइन पर, ये आपका लाइन पे, तो आपके जो पॉइंट है वो डिफर करेंगे। रीजन बिहाइंड दैट कि जब आप करंट को इंक्रीज करोगे किसी वायर के अंदर तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराएंगे जिनसे हीट जनरेट होगी और आपके वायर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होने से जो आपका वायर है उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था रेजिस्टेंस कांस्टेंट तब होता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इसलिए आपके पॉइंट्स भी क्या करेंगे, वेरी करेंगे। कोशिश भी मत करना प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर इन पॉइंट्स को एक लाइन पे लाने की, नहीं आते, इसीलिए ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं कहलाता, ठीक है। तो अब हम आगे की बात करते हैं। इस बेसिस पे हम निकालते हैं R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R4। R1 आपकी इन दो वैल्यू से निकलेगा V/I, यानी कि आपका आ गया 4 ओम। R2 आपका हो गया 4/0.9, यानी हो गया ये 4.4 ओम। फिर आपका आ गया 6/1.4, 4.4 ओम, एंड देन आपका आ गया 8/1.8, 4.4 ओम। तो ये आपकी आ गई वैल्यूज बेटा। अब इनका हम निकालते हैं एवरेज। तो RAV इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन 4। तो व्हाट वी गेट 4 प्लस 4.4 प्लस 4.4 प्लस 4.4 अपॉन 4। तो वैल्यू आ गई आपके पास 17.2 अपॉन 4। इसको डिवाइड किया तो व्हाट वी गेट 4.3 ओम। तो ये आ गया आपका इस पूरे के पूरे वायर जो रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस रेजिस्टेंस वायर का कंप्लीट रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी कि क्यों हमने R1 R2 R3 R4 किया और क्यों हमने R एवरेज किया, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ डिफर कर रही है, दैट इज व्हाई हमें क्या एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं दूसरे कंसेप्ट के ऊपर। ये आपका कंसेप्ट था रेजिस्टेंस का। अब हम बात करते हैं आपका दूसरा कंसेप्ट रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं बेटा रेजिस्टिविटी की। व्हाट रेजिस्टिविटी इज। तो रेजिस्टिविटी का सिंपल डेफिनेशन है रेजिस्टेंस offered by a wire of length 1 meter and cross section 1 meter square is termed as रेजिस्टिविटी। यानी कि एक वायर है
जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो वो 1 मीटर वाकई लेंथ का वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उस वायर से ऊपर अगर हम करंट अप्लाई करें तो वो कितना रेजिस्टेंस आपका ऑफर करेगा, वो उसका फिक्स अमाउंट होता है और वो उसका रेजिस्टिविटी होता है। और ये इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। वो मटेरियल जो ज्यादा अच्छे कंडक्टर है जैसे कॉपर, उसकी रेजिस्टिविटी जनरली कम होती है, और वो मटेरियल जो अच्छे कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के जैसे वो, उनकी रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होती है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, और जो जितना पुअर कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो होती है आपकी ओम मीटर। पर मीटर कितना ओम, या 1 मीटर जो वायर है उसमें कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, वो उसकी यूनिट होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, दिस इज द सिंपल कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हम रेजिस्टिविटी के बाद अगली चीज हमारे पास आती है, हम बात करते हैं बेटा फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड। भाई रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे आपका डिपेंड करता है, वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज है, वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर। फैक्टर्स ऑन व्हिच आर डिपेंड्स। तो बेटा जो पहला फैक्टर है वो है आपका लेंथ, दूसरा है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और थर्ड है आपका रेजिस्टिविटी। तो पहली चीज की बात करते हैं लेंथ की। तो अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो उसी प्रोपोर्शन में आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसे सिंपल लैंग्वेज से समझते हैं। सपोज आप लोग एक मैराथन के अंदर दौड़ रहे थे, मैराथन आपकी 6 किलोमीटर थी, बड़ी धूप के अंदर आप दौड़ रहे थे। जैसे ही आप 5.9 किलोमीटर पे पहुंचे, उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो होस्ट थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो मैराथन है उसे फर्दर 6 किलोमीटर एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब लेंथ इंक्रीज होने से आपका मेंटल प्रेशर की जगह बहुत ज्यादा परेशान होगा, क्या है यार क्यों बढ़ा दिया इस लेंथ को। तो वो रेजिस्टेंस हो गया आपका उस मैराथन के अपोज में। ठीक है, तो मतलब क्या कि अगर मैं लेंथ इंक्रीज करता हूं किसी कंडक्टिंग वायर की, तो आपका रेजिस्टेंस उसी प्रोपोर्शन के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की। अगर एरिया इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाता है, वाइस वर्सा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब क्या आपका कि जो रेजिस्टेंस है वो कब डिक्रीज होगा, जब आप क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करोगे। चलो अब बात करते हैं सिंपल से आपके स्कूल के क्लास की। आप जैसे स्कूल के जिस क्लास के अंदर बैठे हुए हो उसमें एक गेट होता है, जिस गेट से सारे स्टूडेंट्स इन और आउट होते हैं। सपोज एकदम से भूकंप आ गया, एकदम से अर्थक्वेक आ गया, तो उस अर्थक्वेक के केस में पैनिक की वजह से सारे बच्चे एक साथ बाहर निकलेंगे, तो एक दूसरे पर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा और आपको बाहर निकलने में टाइम लगेगा। ठीक है, केस 1। केस 2, मैंने वो दीवार जिसके ऊपर आपकी गेट था उस पूरी दीवार को ही हटा दिया, अब वो पूरा ओपन स्पेस है, तो बच्चों को निकलने में इजी रहेगा और वो इजीली बाहर निकल जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा वायर का, रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना छोटा होगा वायर का, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा ऑफर करेगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, या आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड ऑन करते हैं, तो व्हाट वी गेट, R is proportional to L upon A। ठीक है, by using इक्वेशन 1 and 2। तो R is proportional to L upon A। अब आपको प्रोपोर्शनलिटी हटानी, तो what will we use? We use a constant, that is resistivity, R equal to rho L upon A। तो ये जो रो है वो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, जो कि फिक्स प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की। तो ये आपका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का, इफ यू आर गिवन लेंथ, ए क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टिविटी। चार में से कोई भी 3 चीज आपको दे दी जाए तो चौथी चीज आप इजीली निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे रो निकलवाना है, तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा आर ए अपॉन एल। मैंने आपसे एल निकलवाना है, तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा आपका रो ए आर ए अपॉन रो। मैंने आपसे एरिया निकालवाना है, तो ए का फॉर्मूला हो जाएगा आपका रो एल अपॉन आर। मतलब चीजों को शफल करके आप डिफरेंट एलिमेंट्स से उनको फाइंड आउट कर सकते हो। दिस इज द वेरी इजी एंड वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑन फैक्टर्स ऑन व्हिच आर डिपेंड्स, कि आर किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।
Now I'm going to rub this whole thing. अब हम बात करते हैं आपके वो वाले क्वेश्चंस जो आपसे कहते हैं लेंथ को डबल कर दें, एरिया को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपन कहते हैं कि जो वायर है उस वायर का जो प्राइमरी रेजिस्टेंस था R1 वो गिवन था आपको रो L अपॉन A। यह आपका प्राइमरी रेजिस्टेंस था किसी वायर का। तो अब मैं क्या करता हूं, प्राइमरी रेजिस्टेंस के अंदर जो आपका R1 है रो L अपॉन A, इसमें मैं क्या करता हूं, मैंने सपोज मैंने कहा कि मैंने लेंथ जो है उसको कर दिया 1/2L, ठीक है, और एरिया जो है A डैश वो आपका A ही है। तो उस केस में आपका R2 कितना हो जाएगा, R2 इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, यानी कि रो L डैश की जगह आ जाएगा 1/2L और A डैश की जगह A, यानी कि R2 की वैल्यू क्या हो गई, R2 इक्वल टू रो L अपॉन A और इसके आगे मल्टीप्लाई में आ रहा है आपका 1/2। तो अब आपको पता है कि ये रो L बाय A जो है किसके बराबर है, R1 के। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 R1, यानी कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/1, यानी कि R1 रेशो R2 आपका हो जाएगा 2:1। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब क्या किया हमने, L डैश और A डैश को रिप्लेस कर दिया, देन रो L अपॉन A की वैल्यू R1 में पुट कर दी और हमारे पास R1 और R2 का रेशियो आ गया। ये मेरा केस 1 था जब मैंने लेंथ को ही छेड़ा। अब की बार जो केस लूंगा उसमें मैं आपके क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ छेड़खानी करूंगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करने से आपके क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट आता है आपके रेजिस्टेंस के ऊपर। चलिए केस 2 के अंदर मैं क्या करता हूं बेटा, मैंने कहा आपका कि R1 इक्वल टू रो L अपॉन A, ये तो हो गया फिक्स, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि अब मैं करता हूं छेड़खानी एरिया में। तो मैंने कहा A डैश इक्वल टू सपोज 2A कर देता हूं और L डैश इक्वल टू L ही रहने दिया आपकी बार मैंने। तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा मेरा, उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू रो L डैश अपॉन A डैश, वैल्यू पुट कर दी, रो इक्वल टू L डैश की वैल्यू L है आपकी और A डैश की वैल्यू 2A है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका R2 इक्वल टू 1/2 R1, क्योंकि ये रो L अपॉन A जो है ये क्या है मेरा R1 है, ठीक है। अब इस हिसाब से मैंने क्या कहा कि R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1/2, यानी R1 रेशो R2 आपका हो जाएगा अगेन 2:1, यानी मैंने लेंथ को हाफ किया तब भी मेरा रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, लेंथ को मतलब मैंने लेंथ को हाफ किया तब भी मेरा रेजिस्टेंस हाफ हो गया, और मैंने एरिया को डबल किया तब भी मेरा रेजिस्टेंस हाफ हो गया। अब की बार हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, लेंथ और एरिया दोनों के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐड ऑन और सब्ट्रैक्ट करेंगे या दोनों के रेशियोज को चेंज करेंगे एंड देन उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। चलो अब की बार मैंने क्या कहा आपका R1 इक्वल टू है रो L अपॉन A, ये तो है फिक्स, ठीक है। इसके अलावा अब की बार मैं क्या करता हूं कि मैंने लेंथ को कर दिया आपका 1/3 और एरिया को कर दिया मैंने 2A, एरिया डबल और लेंथ को 1/3 कर दिया। अब देखते हैं अब क्या होता है। तो आपका R2 इक्वल टू क्या है, रो L डैश अपॉन A डैश। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका R2 इक्वल टू रो L डैश की वैल्यू क्या है 1/3L और A की वैल्यू क्या है आपका 2A, ठीक है। यानी कि आपका R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा रो L अपॉन A। अच्छा ये 1/3 आगे आएगा और ये अपॉन में 2A, ये 2A और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो गया R2 इक्वल टू 1/6 रो L अपॉन A। अगेन रो L अपॉन A is equal to R1, then what we get R2 इक्वल टू 1/6 R1।
यानी कि R2 अपॉन R1 इक्वल टू 1/6, यानी R1 रेशो R2 इक्वल टू 6:1। ये हमारा केस 3 है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपके केस 4 की। केस 4 में बेटा हम लोग डायरेक्टली एरिया के अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। केस 4 के अंदर हम लोग डायामीटर और रेडियस की बात करते हैं। तो पहले डायामीटर और रेडियस के फॉर्म में आपका एरिया का फॉर्मूला निकाल देते हैं अपन। आपको पता है किसी भी सर्कुलर वायर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है r इक्वल टू होता है आपका d/2 डायमीटर बाय 2, यानी कि एरिया इक्वल टू क्या हो गया पाई d/2 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई d स्क्वायर बाय 4। ये आपका एरिया आ गया डायमीटर के टर्म में और ये आपका एरिया आ गया रेडियस के टर्म में। अब क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन आपसे बोलता है कि सपोज इफ वी डबल diameter and half the length, डायमीटर डबल कर दिया और लेंथ हाफ कर दी, तो आपका d डैश क्या हो गया, d डैश इक्वल टू हो गया 2d और l डैश इक्वल टू हो गया आपका 1/2l, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अच्छा अपना प्राइमरी फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस केस में, आपका इसमें आपका प्राइमरी फॉर्मूला बनेगा r1 इक्वल टू रो l अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये आपका प्राइमरी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने a को पाई बाई 4 डी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया है क्योंकि डायमीटर के टर्म में आ रहा है। तो r2 कितना हो जाएगा, r2 इक्वल टू रो 1/2l अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो d की जगह क्या आ जाएगा, d डैश की जगह 2d का स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया ये R2 इक्वल टू 1/2 रो l अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आगे 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मैं बाहर ले लेता हूं इसे, तो व्हाट आई गेट 1/8, 2 4 जा 8, अंदर बचा रो l अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर। अब आपको पता है रो l अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है R1, तो यहां क्या आ जाएगा आपका R2 इक्वल टू 1/8 R1, यानी कि R1 रेशो R2, या सिंपली मैं लिख दूं R1 रेशो R2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इसकी सिंपल वैल्यू हो जाएगी 8:1। तो जब डायमीटर के अंदर अपन कुछ करते हैं तो डायमीटर के अंदर कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होती है, एरिया के अंदर करते हैं तो कैलकुलेशन मैं प्रीवियस एग्जांपल में बता चुका हूं आपको, लेंथ में करते हैं तो भी मैंने प्रीवियस बताया लेंथ और एरिया और लेंथ और डायमीटर। अच्छा डायमीटर और एरिया एक साथ चेंज नहीं होंगे, डायमीटर चेंज होता है एरिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो जब एरिया आएगा तो डायमीटर नहीं आएगा और अगर डायमीटर आएगा तो एरिया नहीं आएगा, लेंथ के साथ दोनों की कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो ये आपका केस 4 था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट कंसेप्ट की। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा इस चैप्टर का आपका, वो आता है न्यूमेरिकल बेसिस। ये तो थे आपके थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल जो जनरली थ्योरी में आते हैं और आपसे रेशो पूछते हैं। अब एक न्यूमेरिकल का टाइप और है आपका जिसमें वो आपको दे देगा रेजिस्टेंस। सपोज रेजिस्टेंस आपको दे दिया 20 ओम किसी वायर का, लेंथ आपको दे रखी है उसकी 0.5 मीटर और डायमीटर आपको दे रखा है उसका 0.7 मिलीमीटर। और इस केसेस में वो आपसे पूछता है रेजिस्टिविटी बताओ। तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स के अंदर न्यूमेरिकल करने का तरीका वही है जो क्लास 9 के अंदर भी हुआ करता था कि पहले यूनिट्स को सेम करो, और सेम का मतलब यह है कि यूनिट्स को जनरली आप मीटर में लेके आओ। तो इस डायमीटर को मैं मीटर में लेके आता हूं, यानी कि 7/10 मिलीमीटर, यानी कि 7/10 इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 7/10 इंटू 10 इंटू 100 मीटर। तो ये हो गया 7 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर।
आई होप दिस विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। पहले हमने मिलीमीटर को पॉइंट को चेंज किया आपके सिंपल में, फ्रैक्शन को फिर हमने सेंटीमीटर में किया, फिर हमने मीटर में किया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 7 × 10⁴ मीटर। तो ये क्या है आपका डायामीटर है। चलो पार्ट 1 खत्म हो गया। अब हम निकालते हैं इसका रो। तो रो की वैल्यू क्या होती है, अच्छा इससे एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका π/4 7 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो व्हाट वी गेट π/4 × 49 × 10⁻⁻8। अच्छा पाई की वैल्यू देता हूं 22/7। 7 से कट गया 7 टाइम, ये कट गया आपका 11 और 2, तो ये हो गया 77/2 × 10⁻⁻8। ये एरिया आ गया। अब अपन निकाल लेते हैं इसका रेजिस्टिविटी। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RA/L। तो R कितना है आपका, R है आपका 20, A है आपका 77 × 10⁻⁸/2 इंटू आपका L है 0.5, या 0.5 को मैं लिख सकता हूं 1/2, तो 1/2 यानी आपका हो गया 20 × 2 × 77 × 10⁻⁸ अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। अच्छा 77 2 का कितना होता है, 77 2 का होता है बेटा आपका 154। तो ये हो गया 154 × 10⁻⁸, यानी कि -8 ओम मीटर, यानी कि 1.54 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये आपकी आ गई रेजिस्टिविटी उस पर्टिकुलर वायर की, जिसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है पर्टिकुलर लेंथ के अंदर, कि उसका कितना रेजिस्टेंस आ रहा है इस पर्टिकुलर लेंथ और इस पर्टिकुलर डायमीटर के अंदर। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको डायमीटर ना दे, लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी दे दे, डायमीटर पूछ ले एरिया के थ्रू, तो वो शफल कर देगा क्वेश्चन को। कांसेप्ट ये रहेगा, कैलकुलेशन कुछ इसी तरह से आपकी होगी रो की। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा ओम्स लॉ, इसके अलावा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ओम लॉ की कैसे आती है। इसके बाद हमने देखा कि आपका रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रेजिस्टेंस के कैसे आते हैं, और लास्ट थिंग जो हमने देखी अभी वो था आपका सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपका एक पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्लास के अंदर विल डिस्कस समथिंग अबाउट रेजिस्टेंस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, पैरेलल और सीरीज, उनमें क्या डिफरेंस है, इसके अलावा उनके क्या इंप्लीकेशंस हैं, किस तरह से उनका यूजिबिलिटी होती है, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के पाठशाला में जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और प्लीज नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे, जो सब्सक्राइब का ऑप्शन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए, सो दैट जब मेरी नई वीडियोस आपकी आएंगी तो आपको पहले से पता होगा कि मैंने किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लेक्चर डिलीवर किया है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।